जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का। मेरा नाम है विक्रम और आप देख रहे हैं वीके मैथ यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों, क्लास 10th की मैथ्स के लिए चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो है बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो इसका हम बेसिक कंसेप्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज हैं उन्हें सोल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में दोस्तों हमने चैप्टर फर्स्ट जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं, उसको क्लियर किया है। उसके सभी क्वेश्चन बताए हैं, बेसिक कंसेप्ट भी बताया है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसका चैप्टर सेकंड है उसका बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों बेसिक आना हमें जरूरी है। कोई भी यहाँ पर हमारा टॉपिक है, कोई भी चैप्टर है, तो बेसिक अगर हमें पता होगा तभी हम क्वेश्चन आगे सोल्व कर पाएंगे। बेसिक के बाद में रह जाता है मेथड। तो मेथड हम आसानी से आगे समझ सकते हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले बहुपद है पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है। बहुपद होता क्या है, किस तरीके से बहुपद की घात देखते हैं, बहुपद कितने प्रकार से हो सकता है, कैसे ये बनता है, इसके शून्य क्या होते हैं, इसके गुणांक क्या होते हैं, वो सभी हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों बहुपद जो है किससे बनता है? व्यंजकों से बनता है। व्यंजक क्या होते हैं? जिन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए कोई दो चर राशियां, जैसे मान लीजिए x है और इसका गुणा हम x से कराते हैं तो ये क्या होगा? x स्क्वायर होगा। हमें पता है क्योंकि आधार समान होंगे तो घातें क्या होगी? ऐड होगी। अब हम x स्क्वायर में हम जोड़ देते हैं x, तो ये क्या बनेगा? ये भी दोस्तों एक व्यंजक होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी व्यंजक हो सकते हैं, जैसे 2x है। इस प्रकार से कोई भी व्यंजक, यानी कि अगर चर और अचर राशियां जुड़ रही है, गुणा हो रही है, भाग हो रही है या घट रही है, तो वो क्या होगा? व्यंजक होगा, जिसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर दोस्तों व्यंजकों को जोड़ने पर जो बनता है उसे कहते हैं बहुपद। और बहुपद एक घात में हो सकते हैं। इन्हें दोस्तों रेखिक बहुपद कह सकते हैं, या हम कहें लाइनर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर बहुपद की घात दो भी हो सकती है, तो दो घात होगी उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। जिसकी तीन घात होगी उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। अब घातें कैसे पहचान करते हैं इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए कि जो बहुपद है वो बनता कैसे है, इसे हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि बहुपद है जो व्यंजकों से जुड़कर बनता है, व्यंजक जुड़ते जाते हैं। और बहुपद को हम px से लिखेंगे। px से मान लीजिए कोई बहुपद है, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं a0, यानी कि पहला पद ये है, इसके बाद में पद आता है a1x। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार से पद जुड़ रहा है, मान लीजिए a2x की घात 2। इस प्रकार से ये जुड़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर घातें जो है वह किसी प्रकार से भी आ सकती है बहुपद में। तो यहाँ पर दोस्तों ये कब तक चलेगा? ये इस प्रकार से an और x की घात n तक चलेगा। प्रकार से दोस्तों व्यंजक आगे आगे जुड़ते जाते हैं तो बहुपद बनते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो a के मान है, देखिए यहाँ पर a0 है, a1 है, यहाँ पर a2 है, a3 है। ये क्या है? ये सभी रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। ये हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। और यहाँ पर दोस्तों जो n है, n यहाँ पर क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। तो ये कौन सी संख्याएं होगी? प्राकृत संख्याएं और धनात्मक होगी। ये भी हमें याद रखना है, या हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर दोस्तों चर राशि है जो अक्ष चल रही है, तो जो बहुपद होगा अक्ष में चल रहा है तो उसे हम कहेंगे चर अक्ष में बहुपद। वाई में चल रहा है तो हम कहेंगे चर वाई में बहुपद। तो इस प्रकार से बहुपद बनता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इस प्रकार से दिया जाता है 2x स्क्वायर प्लस 6, तो ये क्या है? एक बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए घात की पहचान कैसे करते हैं। जहां पर दोस्तों कोई भी बहुपद चर में दिया जाता है, कोई भी चर हो सकता है, xy कोई भी चर पद में बहुपद हो सकता है, तो जहां पर चर की घात अधिकतम होगी वहीं उस बहुपद की घात होगी, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर यानी यहाँ पर दोस्तों घात देख सकते हैं, x की घात 2 है तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात बहुपद। जहां पर दोस्तों क्या होना चाहिए? जो a का मान है, देखिए यहाँ पर a साथ में इसके गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर बहुपद में जो चर पद के साथ में गुणा हो रहा है वो चर पद का गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है इसका गुणांक है। जहां पर ये a का मान है तो a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पर दोस्तों शर्त है कि a 0 के बराबर नहीं होगा। 0 के बराबर अगर होगा, यहाँ पर दोस्तों x स्क्वायर का पद ही क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो यह है बहुपद। अब यहाँ पर हम समझते हैं बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, इसे हम विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुपद के हम प्रकार को समझें तो सबसे पहले है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसे लाइनर
पॉलिनोमियल कहा जाता है। रैखिक बहुपद में दोस्तों क्या होगा, जो चर की घात होगी वो 1 होगी। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से हमें दिया जा सकता है 6x + 5 है, कोई भी यहाँ पर और संख्या दे दी जाती है 8y + 3 है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर x चर में रैखिक बहुपद है, ये y चर में रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पर जो बहुपद होगा उसमें जो चर हमें दिया जाता है उसकी घात क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर भी 1 घात है, यहाँ पर भी 1 घात है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि रैखिक बहुपद में जो चर पद होता है उसकी घात 1 होती है। तो इसका दोस्तों व्यापक रूप हम देखें, व्यापक रूप भी हम साथ में लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए व्यापक रूप इसका क्या होगा, रैखिक बहुपद है तो इसका व्यापक रूप होगा दोस्तों ax + b। ठीक है, इस रूप में इसे हम लिख सकते हैं। और बहुपद को हमेशा px के रूप में लिखा जाता है, तो इसे हम बराबर में px या px के बराबर इसे हम लिख सकते हैं। जहां पर दोस्तों a का मान है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर a b ये जो है ये क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय या अपरिमेय हो सकती है। लेकिन हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बहुपद की घात धनात्मक पूर्णांक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं द्विघात बहुपद को। तो जिसकी घात 2 होगी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हम इस प्रकार से लिखें इसी एग्जाम्पल से, तो 6x² + 5x प्लस यहाँ पर कुछ संख्या हो सकती है, अचर संख्या 3। ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि देखिए चर में बहुपद है, एक ही चर में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए घात है जो चर पद की 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और इसका व्यापक रूप क्या होगा दोस्तों, px के बराबर इसे हम लिखेंगे, तो ये होगा ax² + bx + c। ठीक है, जहां पर भी क्या है, a है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका व्यापक रूप इस तरीके से है। यहाँ पर दोस्तों जो बहुपद हमारा चैप्टर है इसमें द्विघात बहुपद भी है, त्रिघात बहुपद भी है, इनमें आगे इन्हें डिवाइड भी करना है, यहाँ पर इसके शून्य गुणक भी ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से करते हैं वो अभी हम समझते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों त्रिघात बहुपद क्या होगा, जैसे मान लीजिए घात 3 दे दी जाती है, जैसे इसी एग्जाम्पल से हम देखते हैं 6x की घात 3 हमें दी गई + 5x² क्या आ गया, यहाँ पर मान लीजिए 3x और यहाँ पर कोई अचर राशि 4 मान लीजिए जुड़ रहा है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, त्रिघात बहुपद का, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो कितनी है, 3 है, और हमें अधिकतम घात देखनी होती है। अब इसे भी हम इसका व्यापक रूप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ax³ + bx² + cx और एक अचर राशि हम d जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसका व्यापक रूप होगा, जहां पर क्या है, a का मान यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो जो x³ का पद है पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से है दोस्तों बहुपद के ये एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने बताया रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। तो ये यहाँ पर इसके व्यापक रूप है, जिसमें यहाँ पर घात त्रिघात में 3 होगी, द्विघात में 2 होगी और रैखिक में क्या होगा, 1 घात होगी। तो इस तरीके से ये बहुपद है। अब यहाँ पर देखिए बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, बहुपद के मान किस तरीके से ज्ञात होते हैं, या बहुपद के गुणांक क्या है, शून्यांक क्या है। चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि बहुपद के गुणांक क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसके व्यापक रूप है, इसी से लेके हम चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो रैखिक बहुपद है इसका देखिए व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है। तो यहाँ पर जो अक्ष का गुणांक है, अक्ष का गुणांक यहाँ पर हम देख सकते हैं a है, तो a क्या है, अक्ष का गुणांक है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद में हम देख सकते हैं कि x² भी है, x भी है, तो x² का गुणांक यहाँ पर a है। ठीक है, यानी कि जो भी चर राशि के साथ गुणा हो रही है, अचर संख्या या हम कहीं वास्तविक संख्या, तो वह क्या है, उसका गुणांक होगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि एक ही गुणांक होगा, यहाँ पर दोस्तों द्विघात में 2 गुणांक भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चर 2 बार आते हैं, यहाँ पर चर 1 बार आया है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल जिन्हें चर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक हम देखेंगे तो a होगा, x का गुणांक हम देखेंगे ये b होगा और c क्या होगा, एक अचर पद होगा। ठीक है, इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद के लिए हम देखें तो x³ का गुणांक a है, x² का गुणांक b है और x का गुणांक c है, d यहाँ पर क्या है, एक अचर पद है। तो इस प्रकार से इन्हें कहते हैं गुणांक। अब यहाँ पर देखिए बहुपद का मान क्या होता है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुपद का मान क्या होता है यह हम समझते हैं। तो मान लीजिए कोई भी बहुपद है, हम यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक एग्जांपल ले लेते हैं या इसका व्यापक रूप ले लेते हैं। ठीक है, किसी से भी हम समझ सकते हैं। तो द्विघात का व्यापक रूप अभी मैंने आपको बताया ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसके बराबर है, ये px के बराबर है, जिसे बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमें मान लीजिए कोई मान दिया जाता है x का। ठीक है, x का कोई भी मान यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि x का मान k है। ठीक है, कोई भी हम नंबर नहीं लेते हैं, एक अचर पद ले लेते हैं। तो k x का मान है। अब यहाँ पर क्या होगा कि x की जगह k रखा जाएगा। ठीक है, यानी कोई संख्या हो सकती है, हम कह सकते हैं
या 3 4 5 माइनस की संख्या प्लस की संख्या कोई भी हो सकती है। तो अक्स की जगह यहाँ पर दोस्तों k रखा जाएगा और k के लिए मान ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो मान आएगा वो बहुपद का मान होगा यहाँ पर k रखने के बाद में। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि k के लिए बहुपद का मान ये है, ठीक है। यानी कि k यहाँ पर रखा तो बहुपद का मान ये आया, तो बहुपद का मान ऐसे ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक होता है बहुपद का शून्यक, ठीक है। शून्यक क्या होता है? यदि कोई चर राशि का मान, जो बहुपद में चर राशि है x y कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर उस चर राशि का कोई मान रखने पर बहुपद जो है, जो यहाँ पर दोस्तों px बहुपद है, ये अगर शून्य के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर वह बहुपद का क्या होगा? अक्स का मान शून्य होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी बहुपद है, उसमें हम अक्स का मान कोई भी रखते हैं, जैसे -2 रखते हैं, और बहुपद है जो 0 के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इस बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, और जो हमने मान रखा था वही इस बहुपद का क्या है? शून्यंक है, ठीक है। तो शून्यंक में और बहुपद के मान में हमें अंतर समझ में आया है कि क्या हमें करना है कि यदि बहुपद का मान हम निकाल रहे हैं तो अक्स की जगह कोई भी मान प्रतिस्थापित हम करते हैं, तो वहां पर जो मान आएगा वो बहुपद का मान उस संख्या के लिए होगा, जैसे k के लिए यहाँ पर होगा। लेकिन शून्यंक क्या होता है कि यदि कोई मान को बहुपद में रखा जाए और बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए तो वह बहुपद का क्या होगा? शून्यंक होगा। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कि बहुपद के शून्यंक किस तरीके से निकलते हैं। दोस्तों अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे रेखिक बहुपद। यहाँ पर हमारे पास था रेखिक बहुपद, एक हमारे पास था द्विघात बहुपद और एक था त्रिघात बहुपद। तीनों के हमने यहाँ पर दोस्तों व्यापक रूप देखे थे। रेखिक बहुपद में 1 घात होती है चर की, द्विघात बहुपद में 2 घात होती है और त्रिघात बहुपद में 3 घात होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए बहुपद के शून्यंक किस तरीके से होते हैं। यदि रेखिक बहुपद हमें दिया गया तो हमें पता है x की घात 1 होगी, ठीक है, या चर कोई भी राशि होगी उसकी घात 1 होगी, तो यहाँ पर घात के आधार पर ही शून्यंक ज्ञात होते हैं। यदि कोई रेखिक बहुपद है तो उसका शून्यंक 1 ही होगा, ठीक है। अगर द्विघात बहुपद दिया गया तो हमें पता है यहाँ पर चर राशि की घात 2 होगी, तो इसके भी शून्यंक कितने ज्ञात होंगे? 2 ज्ञात होंगे। अब दोनों एक जैसे हो सकते हैं, समान चिन्ह समान मान हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अगर हमें त्रिघात बहुपद दिया गया है तो चर की घात हमें पता है 3 होगी, यानी कि जो वेरिएबल दिया गया है उसकी घात 3 होगी, और इसके शून्यंक भी कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। अब तीनों के मान अलग अलग हो सकते हैं, तीनों समान हो सकते हैं, 2 समान और 1 अलग हो सकता है। इस तरीके से इसके शून्यंक ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब बहुपद में क्या होता है? शून्यकों और गुणाकों के बीच में हमें संबंध दिया जाता है। जैसे शून्यंक मैंने आपको बता दिया, क्या होता है कि जब राशि का मान रखा जाता है और बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है तो वही उसका क्या होता है? शून्यक होता है, ठीक है। और गुणांक भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए जो बहुपद हमें दिया जाता है जिसमें जो वास्तविक संख्याएं हैं a b c, ये क्या होते हैं? इनके गुणांक होते हैं। तो a है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b है जो किसका गुणांक है? x का गुणांक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुपद में जो गुणांक होते हैं, गुणांक कौन से होंगे? जो वास्तविक संख्याएं। शून्यंक कौन से होंगे? जो मान यहाँ पर x के या चर राशि के निकल के आएंगे वो क्या होंगे? शून्यंक होंगे, ठीक है, जब हम px को 0 के बराबर रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इनमें संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम समझते हैं बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। देखिए बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध क्या होता है। पहले तो हम बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं, जो द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं, ठीक है। तो px के बराबर द्विघात बहुपद को हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये होता है इसका व्यापक रूप। अब यहाँ पर दोस्तों हमें पता है गुणांक क्या है, शून्यंक क्या है। तो गुणांक यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं। सबसे पहले गुणांक क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर दोस्तों a है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में a गुना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। देखिए गुणांक क्या हुआ हमारा, यहाँ पर गुणांक हुआ a, और यहाँ पर x का गुणांक हम देखें तो x का गुणांक क्या है? x का गुणांक b है। यहाँ पर कोई मान होगा क्योंकि ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो a और b और c की जगह कोई ना कोई मान होंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं व्यापक रूप से आपको समझा रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पर यहाँ पर हमें संख्याएं दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए गुणांक हमने देख लिए। अब शून्यंक का हमें पता नहीं है क्या है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि कोई 2 शून्यंक इसके निकल के आते हैं। यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यंक होंगे। मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों पहला शून्यंक अल्फा है और दूसरा बीटा है। यहाँ पर कोई भी मान हो सकता है अल्फा बीटा का, -1 -2 -3, जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास संख्या आएंगी उसी तरीके से होगा। ये शून्यंक हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर दोस्तों जो द्विघात बहुपद होता है उसके हम गुणनखंड करते हैं, मध्य पद को विभक्त करते हैं, वो भी हम आगे समझेंगे किस तरीके से होगा। लेकिन सबसे पहले बहुपद के गुणांक और जो शून्यंक होते हैं उनमें हम रिलेशन देखते हैं, क्या इनमें संबंध है। तो शून्यंक मान लीजिए हमारे पास आए अल्फा
बीटा, यहाँ पर कोई भी मान हो सकता है, और गुणांक भी यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ए और बी का मान। तो ये हमारे गुणांक थे और ये हमारे क्या थे, शून्यक थे। तो यहाँ पर दोस्तों दो प्रकार से संबंध होता है जब द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक की बात की जाती है। दो प्रकार से संबंध होता है। किस प्रकार से कि एक तो शून्यकों का योग किया जाता है, एक शून्यकों का गुणनफल किया जाता है। तो अगर हम शून्यकों का योगफल करते हैं तो यहाँ हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का जब हम योगफल करेंगे तो अल्फा और बीटा को हम जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, क्योंकि दो शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा थे। तो इनका जो योगफल है वो होता है माइनस बी बटे ए के। बी बटे ए यहाँ पर देखिए क्या, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस तो इसमें आएगा ही आएगा, यानी कि जो अक्ष का गुणांक है, देखिए अक्ष का गुणांक बी था और बटे में हमने लिखा ए जो था अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर संबंध क्या हुआ कि अगर शून्यकों को हम जोड़ते हैं, जो शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें हम ऐड करेंगे, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बटा ए के। या दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं माइनस अक्ष का गुणांक और बटे में अक्ष स्क्वायर का गुणांक। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने माइनस बी बटे ए लिखा है, तो माइनस अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध होता है जब शून्यकों को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। गुणांक का यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से हम मान रखेंगे कि माइनस अक्ष का गुणांक बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक, तो ये दोनों मान बराबर आने चाहिए, ये इसका संबंध है। दूसरा होता है दोस्तों शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में हम क्या करते हैं, दोनों जो शून्यक हमें प्राप्त हुए हैं उनका गुणा करा देते हैं। तो अल्फा गुणा यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीटा करेंगे। तो अल्फा गुणा बीटा का मान किसके बराबर आएगा, सी बटे ए के। अब देखिए सी यहाँ पर क्या है, सी हमारा एक अचर पद है, यहाँ पर कोई भी चर गुणा नहीं हो रहा है साथ में, तो अचर पद होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अचर पद बटे अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो ये संबंध होता है दोस्तों शून्यकों में। जब द्विघात में दिया जाता है तो दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अगर यहाँ पर दोस्तों त्रिघात बहुपद दिया जाता है तो अल्फा, बीटा और गामा भी आएगा, लेकिन वो यहाँ पर दोस्तों आउट ऑफ कोर्स है, तो हम इसे ही समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल में ये संबंध होता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक है विभाजन एल्गोरिथम, जैसा कि हमने इसके चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो वही सेम यहाँ पर एल्गोरिथम है जो यहाँ पर किस तरीके से काम करता है, चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड कराते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं संख्याओं के आधार पर। यहाँ पर संख्याएं नहीं चलेगी, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास बहुपद चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए दो संख्याएं हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 15 यहाँ पर हमने लिया और इसे हमने डिवाइड किया 4 से, ठीक है। तो कितनी बार भाग जाएगा हमें पता है, 3 बार भाग जाएगा, 12 आएंगे, शेष यहाँ पर 3 रहेंगे, ठीक है। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। जहां पर दोस्तों देखिए हम जिस संख्या का भाग लगा रहे हैं उसे हम gx से लिखते हैं, जिसे कहते हैं भाजक, ठीक है। जिस संख्या में भाग लगा रहे हैं उसे हम दोस्तों भाज्य कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं px से, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा भागफल आता है जिसे क्वोशिएंट कहते हैं, जिसे हम लिखते हैं qx से, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा शेषफल बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, जिसे हम rx से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब विभाजन एल्गोरिथम हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो हमारे चैप्टर फर्स्ट में था, तो वही सेम यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए जो भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। सेम मेथड यहाँ पर है, क्या मैंने बताया है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य हमारा देखिए क्या है, px है, तो px किसके बराबर होगा, भाजक। भाजक यहाँ पर देखिए क्या है, gx है, gx इसे हम लिख देते हैं, गुणा किसके होता है, भागफल। भागफल हमारा यहाँ पर क्या है, qx है, प्लस ये होता है शेषफल के बराबर। तो शेषफल यहाँ पर हमने क्या लिखा है, rx, ठीक है। तो ये है दोस्तों शेषफल प्रमेय, इसे कहा जाता है, या विभाजन एल्गोरिथम इसे हम कह सकते हैं, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी इसे कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें हैं जो इस पर अप्लाई होगी, किस तरीके से देखिए। और दोस्तों हमने ये संख्याएं ली है, 15 में हमने 4 का भाग लगाया है, इस पर अप्लाई भी करके देख लेते हैं। देखिए भाज्य 15 है, ठीक है, लिखा, बराबर भाजक हमारा था 4, तो 4 हमने लिखा, भागफल हमारा आया 3, तो 3 हमने लिखा, प्लस शेषफल हमारा आया 3, तो 3 हमने लिखा। तो 15 के इक्वल 15 आने चाहिए, तो 4 का गुणा 3 से 12, 12 और 3 कितने होते हैं, 15। यानी कि भाज्य हमें कब प्राप्त होता है, जब भाजक का गुणा भागफल से करा के इसमें शेषफल ऐड किया जाता है। तो यह है दोस्तों यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम, जो हमारे कब काम में आएगा, जब यहाँ पर हम किसी बहुपद को किसी दूसरे बहुपद से डिवाइड कराएंगे। यह है दोस्तों पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 2 का। तो इसी के आधार पर इसमें क्वेश्चन है जो हम आगे सोल्व करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जो भी है आगे वो हम सोल्व करेंगे।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाली वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।